नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन 2023 एडिशन से लिया है जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो अपने हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर लें। पिछले जिन सेशंस में हम क्लोज टेस्ट पर बात कर चुके हैं उस दौरान मैंने आपको बताया था कि क्लोज टेस्ट को करने का जो तरीका होता है वो कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से थोड़ा सा अलग होता है। हमें यहाँ पर जिन ऑप्शंस को इन ब्लैंक्स में फिल करना है हम उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं जो इस कंटेक्स्ट के हिसाब से, जो इस सिमेंटिक्स और सिंटेक्स के हिसाब से सेटिस्फाइबल हो। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिविजुअल सेंटेंस कहीं और लिखा हुआ होता तो उसमें कोई और ऑप्शन भी सही होता, लेकिन चूंकि वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस कॉम्प्रीहेंशन का हिस्सा है, तो एक सुटेबल ऑप्शन जो इस कंटेक्स्ट के हिसाब से सही होगा वही हम चूज़ करेंगे। कई बार आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग, सिंटैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग काम आ सकती है, कई बार आपको शब्दों के मीनिंग पता होनी चाहिए उन्हें यहाँ पर रखने के लिए, कई बार आपको अपने बेसिक सेंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, बेसिक स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा जो किसी भी लैंग्वेज को लेकर होती हैं। उस स्किल्स का, बेसिक सेंस का यूज़ करना पड़ेगा एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। तो चलिए आप यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और देखिए इसके लिए मैं बेसिक स्किल्स कह रहा हूँ कि किसी लैंग्वेज को लेकर और ख़ासकर इंग्लिश को लेकर, चूँकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को लेकर जो बेसिक समझ आती है वो आती है रीडिंग से। आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि रीडिंग के बिना आप जो है अपनी इन स्किल्स को, कि किसी चीज़ को पढ़ना स्पीड से और स्पीड से पढ़ने के साथ साथ उसको स्पीड से समझना और समझने के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए दिमाग में रिटेन करना, रखना, ये जो आपको स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी ये रीडिंग से ही होंगी। तो आप पढ़ना शुरू कीजिए, कोई भी किताब उठा लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। ये आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्विट इंडिया केम नॉट फ्रॉम द लिप्स बट द एकिंग हार्ट्स ऑफ मिलियंस। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंटेक्स्ट में जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, जैसे कि ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द इंडियन रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। अगर ये सेंटेंस इस पैराग्राफ के बाहर कहीं पर इंडिविजुअली लिखा होता, इतनी क्लोज इतना सेंटेंस लिखा होता, तो हो सकता है ये चारों ही ऑप्शन इसमें आ जाते, ये इन चार में से दो ऑप्शन इसमें आ जाते। लेकिन चूंकि ये सेंटेंस अब इस पैराग्राफ का हिस्सा है, तो इस कंटेक्स्ट को हमें समझना पड़ेगा। इस पैराग्राफ की जो थीम है, जो ये 10-12 जो लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी जो थीम है कि किस मीनिंग को, किस तरह की इंफॉर्मेशन को देने के लिए इस पैसेज को लिखा गया है, किस कंटेक्स्ट में बात चल रही है, क्या राइटर्स के दिमाग में चल रहा होगा, क्या थीम है, उसको समझने के लिए ऐसा हो सकता है कि हमें 2-4 आसपास की लाइनें और पढ़नी पड़े उस थीम को, उस कंटेक्स्ट को समझने के लिए। और उस थीम के हिसाब से, उस कंटेक्स्ट के हिसाब से कोई एक ही वर्ड होगा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। हो सकता है 2 वर्ड बहुत ज़्यादा करीब हो, लेकिन एक ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और ये जो स्किल्स आपके अंदर आती हैं, ये आती है रीडिंग से। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप आपके अंदर अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो उस रीडिंग हैबिट को डेवलप कीजिए। जो बच्चे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं अच्छी बात है, वरना आप एनसीईआरटी की 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में से कोई सी भी बुक ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने शुरू से स्टार्ट कर लिया, 6ठी क्लास की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी की किताब ले लीजिए। 2-3 महीने में आप ख़त्म कर देंगे उनको पढ़कर। अगर रोज़ आधे घंटे भी पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, पैराग्राफ हम शुरू कर लेते हैं। Quit India came not from the lips but the aching hearts of millions. In this open rebellion, the Indian reached its climax. देखिए क्लाइमैक्स का मतलब होता है वो एंड पॉइंट जहाँ पर कोई भी चीज़ पीक पर होती है। कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो अपने बढ़ने के पीक पर है, वो एंड पॉइंट है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा है। अब वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वो एंड पॉइंट जहाँ पर वो पीक पर हो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स, ठीक है। द इंडियन रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? इंडियन फ्रीडम, लिबरेशन, पैट्रोटिज्म या रेवोल्यूशन। देखिए चारों ही नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो सिंटेक्स के हिसाब से तो चारों ही आ सकते हैं।
और यहाँ पर जो इंडियन लगा हुआ है ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है और लगाया यहाँ पर नाउन ही जाना है। तो सिंटेक्स के हिसाब से चारों आ सकता है। मीनिंग के हिसाब से देखिए, कंटेक्स्ट के हिसाब से देखिए। देखिए क्विट इंडिया की बात चल रही है, तो क्विट इंडिया में ऐसा तो है नहीं फ्रीडम। देखिए लिबरेशन का मतलब भी स्टेट ऑफ फ्रीडम ही होता है, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम स्लेवरी, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बॉन्डेज। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि क्विट इंडिया चल रहा है। क्विट इंडिया तो एक मूवमेंट था ना, तो क्विट इंडिया चल रहा है और वो उस मूवमेंट के दौरान पे जो फ्रीडम थी, जो लिबरेशन थी, वो इंडिया की वो पीक पर थी। फ्रीडम तो क्विट इंडिया के बहुत बाद में मिली है, 8-10 साल बाद में मेरे ख्याल से मिली होगी। ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। 41 में हुआ था, कब हुआ था क्विट इंडिया? 1941 में शायद, मेरे हिसाब से, मुझे जो हल्का फुल्का ध्यान आ रहा है अपनी बहुत हल्की फुल्की जीके की नॉलेज की वजह से, 1941 में के आसपास कभी हुआ था। तो तब तो फ्रीडम पीक पर नहीं थी। तो ये ऑप्शन तो सिंटेक्स के उस कंटेक्स्ट के हिसाब से आपने रिजेक्ट कर दिए। अब देखिए रेवोल्यूशन और पैट्रियोटिज्म की बात चल रही है। ठीक है, दोनों ही आंख पर आपको सही लग रहे हैं। हो सकता है क्विट इंडिया के टाइम पर इंडियन पैट्रियोटिज्म रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स, कि जो पैट्रियोटिज्म की बात हो रही है वो पीक पर थी, या रेवोल्यूशन। देखिए वैसे तो यहाँ पर रिबेलियन की बात चल रही है और क्विट इंडिया जो था वो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। ठीक है, नॉन वॉयलेंट था, वो बात सही है, लेकिन उस जो इंडियन रेवोल्यूशन चल रही थी, इंडिया में जो रेवोल्यूशन चल रही थी उसका हिस्सा था। तो यहाँ पर ये ज़्यादा सही लग रहा है। लेकिन अगर अभी भी आपको कंटेक्स्ट के हिसाब से ये पता नहीं चल रहा है कि क्या इन दोनों में से क्या होना चाहिए, तो और 2-4 लाइनें आगे की पढ़ लो, थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाएगा कि पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन को आपको किस थीम में ले जाया गया है, किस चीज़ की बात की जा रही है, किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। द ब्रिटिश वर नॉट ओनली 62 में ब्लैंक है बाई इट बट ऑल्सो वर ओब्लाइज टू क्विट यूनिलेटरली। ठीक है, देखिए क्विट अगर किया गया है, मतलब ब्रिटिश को अगर फोर्स किया गया है क्विट करने के लिए, इंडिया को छोड़ने के लिए, इंडिया से रूल अपना ख़त्म करने के लिए, तो वो पैट्रियोटिज्म ने तो किया नहीं होगा, वो तो रेवोल्यूशन ही नहीं किया होगा। आप इंडियन, हम इंडियन कितने भी पैट्रियोटिक हो जाएं, इंग्लिशर्स को, ब्रिटिशर्स को फोर्स थोड़ी ना करवाते छोड़ने के लिए। हमारे पैट्रियोटिज्म ने उनको थोड़ी ना भगाया है, हमारे रिवोल्यूशन ने, हमारे विरोध ने उनको भगाया है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पूरा पैराग्राफ को अगर देखोगे तो आप यहाँ पर भी रिवेलियन, पैट्रियोटिज्म पे ये पैराग्राफ नहीं है, उस रेवोल्यूशन पे, उस रिवेलियन पे, उस विद्रोह पे जो चल रहा था उस टाइम पर, उस पर ये है। तो वो पीक पर था क्विट इंडिया के टाइम पर, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। द इंडियन रेवोल्यूशन रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स, द ब्रिटिश वर नॉट ओनली 61 में, ये हो गया, 62 में देख लेते हैं, यहां पर क्या लिखा मैंने, रेवोल्यूशन। ठीक है, द ब्रिटिश वर नॉट ओनली थ्रेटेंड, इंस्पायर्ड, अटैक्ड, इम्प्रेस्ड। वर नॉट ओनली, देखिए यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, क्योंकि यहां पर बी की फॉर्म लग रही है और ये लग गया आपका एडवर्ब, है ना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बन रहा है, तो चारों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, लेकिन चारों के मीनिंग अलग है। अटैक का मीनिंग आपको पता है, ऐसा तो है नहीं ब्रिटिशर्स पर, बट नॉट ओनली अटैक्ड बाय इट बट आल्सो वर ओब्लाइज्ड टू क्विट यूनिलेटरली। ठीक है, इंस्पायर का मीनिंग आपको पता है, इंस्पायर का मतलब होता है टू मेक समवन फील समथिंग क्रिएटिव। आपने किसी पर्सन को इंस्पायर कर दिया, यानी कि उसको फील करने पर विवश कर दिया, या फील करना, उसको फील करवा दिया कि उसको कुछ क्रिएटिव करना है, उसको कुछ नया करना है, तो उसको कहते हैं इंस्पायर। जैसे मुझे इंस्पायर किया होगा किसी ने, आपको किसी ने इंस्पायर किया होगा, तब आप यहाँ पर आए या ये चीज़ करने लगे। ठीक है, मेक समवन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये जो वर्ब है, देखिए आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाती है, ये वर्ब्स काम आती हैं। इंस्पायर का मतलब है मेक समवन फील समथिंग क्रिएटिव, ठीक है। इम्प्रेस का मतलब क्या है? इम्प्रेस का मतलब है टू कॉज समवन टू एडमायर एंड रेस्पेक्ट यू। ठीक है, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से आपने उस पर्सन को कोज कर दिया कि वो आपकी प्रशंसा करे, एडमायर करे और आपकी रेस्पेक्ट करे, उसको कहते हैं इम्प्रेस कर दिया आपने उसको।
थ्रेटन का मतलब क्या है? देखिए, थ्रेटन का मतलब मैं जरा थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं। थ्रेट, THREAT, थ्रेट। थ्रेट जो है ना एक नाउन है, और थ्रेट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट में इंटेंशन, यानी कि आपने किसी को कोई स्टेटमेंट कहा या लिख कर दिया या जैसे भी किया, उस स्टेटमेंट की जो इंटेंशन थी वो आपकी उसको पेन देने की या उसको डेंजर देने की या उसको किल करने की, ठीक है, कोई किसी तरह की वार्निंग थी। यानी कि स्टेटमेंट जिसमें आपकी इंटेंशन जो थी किसी को पेन देने की, उसको डेंजर या उसको डैमेज करने की थी, किसी तरह का उसको नुकसान पहुंचाने की थी, ठीक है, उस स्टेटमेंट को थ्रेट कहा जाता है। यानी कि आप किसी पर्सन को ऐसा स्टेटमेंट बोल दो जिसमें आपकी इंटेंशन उसे डराने धमकाने या मारने की थी, उसको क्या कहा जाता है? थ्रेट। हिंदी में कह देते हैं इसको धमकी। अब इस थ्रेट, ये तो नाउन है, अब इस नाउन को हम वर्ब बनाते हैं। इस नाउन से जब वर्ब बनाते हैं तो हम इसको कर देते हैं थ्रेटन। और देखिए, नाउन से वर्ब बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास कोई रेडीमेड वर्ब नहीं, ठीक है, धमकी देने की हमारे पास कोई रेडीमेड वर्ब नहीं है, तो हम इस नाउन में EN लगा के वर्ब बनाते हैं थ्रेटन। और ऐसा केवल हम थ्रेट के साथ नहीं करते, और भी बहुत सारी वर्ब है जो इस तरह से नाउन या एडजेक्टिव से बन जाती है। देखिए, जैसे लूज का मतलब होता है ढीला, लूज का मतलब होता है नॉट टाइट, ढीला। जैसे आपके मोजे, आपकी जो सॉक्स होते हैं उनकी इलास्टिक ढीली पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें ढीली पड़ जाती है समय के साथ, है ना। तो लूज का मतलब होता है ढीला, और ये होता है एडजेक्टिव। लेकिन ढीला करने के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, कोई रेडीमेड वर्ब नहीं है, तो हम इस एडजेक्टिव में EN लगाकर इसी से वर्ब बना लेते हैं, लूजन कर देते हैं। ऐसे ही टाइट से कर देंगे हम, टाइटन, ठीक है। टाइट भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। और लेंथ क्या है? लेंथ एक नाउन है, ठीक है, लेंथन बना देते हैं हम। ओके, ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड भी एक एडजेक्टिव है, इसमें भी क्या कर देते हैं हम? ब्रॉडन कर देते हैं। ये इस तरह की वर्ब आपने देखी होगी। अब ये होगी बेस फॉर्म। अब इसमें ED लगा दिया हमने, लूज एंड कर दिया, टाइट एंड कर दिया, लेंथ एंड कर दिया, ED लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना दी हमने, ठीक है। ऐसा हम करते हैं, उन नाउन के साथ वर्ब बना देते हैं जब उनके उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास कोई रेडीमेड वर्ब नहीं होती। तो थ्रेटन हो गई हमारी वर्ब। अब इससे हम इसकी सेकंड फॉर्म बना लेते हैं, थर्ड फॉर्म बना दी हमने हमारे इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये है थ्रेट का मतलब, किसी को धमकाना, अगर अपनी देसी भाषा में समझाऊं तो द ब्रिटिश वर नॉट ओनली थ्रेटेंड बाय इट या अटैक्ड बाय इट, थ्रेटेंड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो, ये तो आने ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आपने ब्रिटिश को इंस्पायर कर दिया कुछ क्रिएटिव करने के लिए या उनको इम्प्रेस कर दिया, ये तो दोनों मीनिंगफुल हो ही नहीं रहे, ये थोड़े करीब करीब थे। अटैक किया गया या उनको धमकाया गया, थ्रेटेंड बाय इट, ठीक है। उनके दिमाग में ये बात डाली गई कि अगर तुमने नहीं छोड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगर तुमने भारत को नहीं छोड़ा तो तुम नेस्तो नाबूद कर दिए जाओगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज किया जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको जो है तुम्हें पेन दिया जाएगा और डरा, मतलब तुम्हारी इकोनॉमी को, जो तुम्हारा यहाँ पर राज्य है, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। ये बात उनके दिमाग में डाली गई, जैसे भी डाली गई हो, मतलब पैसेज का मीनिंग यही है, द ब्रिटिश वर नॉट ओनली थ्रेटेंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थ्रेटेंड बाय इट, THREATENED, threatened by it, but also were obliged to quit unilaterally. The importance of quit India can be 63 पर चल लेते हैं, इसको मैं ऐसे यहीं से इरेज कर देता हूँ, पूरा इरेज नहीं करेंगे। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ऐसे पैराग्राफ तभी हो पाते हैं।
द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया कैन बी डिफ्यूज्ड, गेज्ड, established या डिटरमाइंड। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया कैन बी फ्रॉम लॉर्ड लिथगोज स्टेटमेंट। डिफ्यूज का क्या मतलब होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है टू स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जैसे में डिफ्यूजन, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट आता है डिफ्यूजन का, ठीक है। और एग्जाम्पल उसमें दिया रहता है कि आपकी शर्ट पर अगर इंक की बूंद गिर जाए तो वो क्या करती है, वो चारों तरफ को फैल जाती है। आपकी शर्ट पर अगर कोई इंक की बूंद गिर जाए या आपका पेन खराब हो जाए, उसमें से इंक थोड़ी सी निकल कर आपकी शर्ट पे चली जाए, तो वो क्या होता है, वो चारों तरफ को फैल जाती है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज का मतलब होता है टू स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर डिफ्यूज की गई, और ये थोड़ा सा फिजिकल सेंस में होता है इसका मतलब। गेज का मतलब क्या है? गेज का मतलब है टू मीजर, टू कैलकुलेट, टू एस्टिमेट। फिजिक्स की लैब में अगर आप कभी गए हो तो एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उसको गेज बोलते हैं, वो नापने का, मीजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो गेज का मतलब होता है टू एस्टिमेट, ठीक है, या टू कैलकुलेट। डिटरमाइन का मतलब होता है टू डिसाइड व्हाट विल हैपन, फ्यूचर में क्या होगा या क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करना। टू डिसाइड व्हाट विल हैपन या टू मेक डिसीजन, किसी चीज़ के बारे में डिसीजन बताना कि ये होना चाहिए, ठीक है। डिटरमाइन करना, निश्चित कर देना। ये लिख दूं क्या यहाँ पर? टू मेक डिसीजन, इतनी बात लिख देता हूँ, इस चीज़ से समझ जाओगे। एस्टैब्लिश का मतलब होता है टू सेट अप ए फर्म। आपने कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई छोटा मोटा बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, सेटअप कर दिया उसको, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ टू सेटअप ए फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। एक मीनिंग तो ये हो गया। टू स्टार्ट समथिंग भी कह सकते हैं। आपने किसी के साथ कोई रिलेशनशिप, बातचीत अगर स्टार्ट कर दी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने उससे फ्रेंडशिप को एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। और फर्स्ट टाइम, टू स्टार्ट समथिंग न्यू फर्स्ट टाइम। अगर आपने पहली बार किसी चीज़ को स्टार्ट किया है तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये एस्टैब्लिश किया है। चारों के मीनिंग अगर आपको पता है और आपकी रीडिंग स्किल्स ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, तो आप अंदाजा लगाकर बताओ कि इसमें से कौन सा आना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया कैन बी डिफ्यूज फ्रॉम लॉर्ड लिथगोज स्टेटमेंट। मतलब इसके स्टेटमेंट की वजह से वो फैल गई, नहीं, ये तो है ही नहीं। वैसे भी स्प्रेड जो है यहाँ पर, ये जो स्प्रेड की बात की जा रही है फिजिकल सेंस में की जा रही है। गेज यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसको डिसाइड किया गया या एस्टेब्लिश किया गया, गेज किया गया, मतलब कैलकुलेट की जा सकती है। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो इंपॉर्टेंस है, इस बात से, यानी कि लिथगोज स्टेटमेंट से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, उसको एस्टिमेट किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गेज आना चाहिए। देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है ना, ये मीनिंग पर ही बेस्ड है। आपको इन शब्दों के मीनिंग पता होने चाहिए, इनकी वोकैब आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, और आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्लोज टेस्ट को कर पाते हैं। क्लोज टेस्ट को करने का कोई एक शॉर्टकट नहीं होता, किसी भी तरह का सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। और क्या था वो स्टेटमेंट? आई एम एंगेज्ड हेयर इन मीटिंग बाय फार द मोस्ट 64 में ब्लैंक है, रिवेलियन सिंस डेट ऑफ 1857। देखिए 64 में क्या आना चाहिए, आगे चल लेते हैं इसको छोड़कर। ये रहा 64, ठीक है। बाय फार द मोस्ट ट्राइबल रिवेलियन। ट्राइबल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो, ठीक है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ग्रांड, वेरी लार्ज इन इम्प्रेसिवनेस, ठीक है। वेरी ग्रेट लिख देता हूं यहां को, ठीक है। सीरियस का मतलब, सीरियस के कई मतलब हो जाते हैं, जैसे कोई पर्सन फनी नहीं है, जोकिंग है ना, जोकिंग नहीं है मतलब फनी नेचर का नहीं है, उसको भी सीरियस कह सकते हैं।
सीरियस इलनेस, आप अगर लिखते हैं सीरियस इलनेस, अगर आप कहीं पर लिखते हैं सीरियस इलनेस, इसका मतलब क्या है, जो आपकी बीमारी है उसका जो रिजल्ट है, मतलब आपकी जो इलनेस है उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। हैविंग डेंजरस और इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसको भी आप सीरियस कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप लिख सकते हैं सीरियस इशू, आपने लिखा सीरियस इशू, तो यहाँ पर सीरियस का क्या मतलब है, यहाँ पर सीरियस का मतलब है हैविंग या नीडिंग या यूजिंग अर्जेंट अटेंशन या ग्रेट अटेंशन। किसी चीज़ को अगर ग्रेट अटेंशन की या ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है तो आप उसको क्या कहेंगे, सीरियस इशू। जैसे आप कहीं पर पहुंच जाओ, दो लोग बात कर रहे हो और आप बीच में डिस्टर्ब करो, तो आपसे क्या कहा जाता है, सीरियस डिस्कशन चल रहा है, चुप हो जाओ। तो सीरियस डिस्कशन चल रहा है मतलब यहाँ पर ज़्यादा अटेंशन दी जानी है। अरे यार तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर, तुम क्या कर रहे हो, ये कहाँ से आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ फेवरेबल, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से फायदा होने वाला हो, जिसमें कुछ पॉजिटिव सक्सेस, पॉजिटिव फ्यूचर सक्सेस की बात हो रही हो, ठीक है। ऐसा कुछ लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हैविंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर सक्सेस, फ्यूचर हैविंग द प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब यही होता है कि फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी या फ्यूचर में इससे फायदा होगा, प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्टिव हो। तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं लिन लिथगोज स्टेटमेंट से, आई एम एंगेज हेयर। ये देखिए, ये जो आई यूज किया गया है ये किसके लिए किया गया है, लॉर्ड लिन लिथगोज के लिए, ठीक है। आई एम एंगेज हेयर इन मीटिंग बाई फार द मोस्ट ट्राइबल रिबेलियस सिंस डेट ऑफ 1857। यहाँ तुम क्विट इंडिया की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाने की बात कर रहे हो, तो इस रिबेलियन को जो कि 1857 के बाद हुआ है, इसको इनसिग्निफिकेंट अनइम्पोर्टेंट तो बोलोगे नहीं, इसको लगाया जाना चाहिए वेरी ग्रेट। इसको ऑस्पिशियस भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फेवरेबल हो सकता है इंडियन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये आई तो लिन लिथगो ने खुद के लिए यूज किया होगा, तो वो खुद के लिए तो इस रिबेलियन को ऑस्पिशियस या फेवरेबल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्पिशियस भी नहीं लगाया जाना चाहिए। अच्छा, सीरियस का मीनिंग भी कोई इतना सीरियस का ऐसा भी नहीं है कि वो अर्जेंट अटेंशन देने की बात कर रहे हैं या फिर इसका डेंजरस रिजल्ट होगा, ठीक है। मैग्निफिकेंट का मतलब वेरी ग्रेट, ठीक है, दिखने में, सुनने में, उसके महत्व में जो है ग्रेट है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 64 में, मैग्निफिसेंट, ये ज़्यादा इसमें फिट हो रहा है। ये हो गया आपका 65 पर चल लेते हैं। Since that of 1857, the gravity and extent of which we have so far from the word for reasons of military security। ये देखिए, यहाँ तक आई से लेके और यहाँ तक सिक्योरिटी तक, ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है पूरी की पूरी क्लोज, ये लॉर्ड लिन लिथगोज के क्वोटेड वर्ड्स से रिपोर्टेड स्पीच है, जिसको लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा होगा। और ये जो भाषा है, ये जो बोला है या लिखा है या कहा है, लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा है, ये उनके शब्द हैं। आई एम एंगेज हेयर इन मीटिंग बाई फार द मोस्ट मैग्निफिसेंट रिबेलियन सिंस डेट ऑफ 1857, द ग्रेविटी एंड एक्सटेंट ऑफ विच वी हैव सो फार एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ड फॉर रीजंस ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी या एलिसिटेड। देखिए, इन चारों के मीनिंग समझ लेते हैं पहले, फिर यहां पर लगाने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लूड का मतलब होता है टू कीप आउट, टू कीप आउट समवन और समथिंग, समवन और समथिंग। आपने 5 लोगों को चुना, 2 लोगों को आपने बाहर रख दिया, आपने उन 2 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया ग्रुप से। एलिसिट का मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट, टू एक्सट्रैक्ट कोई डिटेल या इंफॉर्मेशन, यहां पर लिख देता हूं कोई डिटेल या इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो, एक्सट्रैक्ट से मतलब क्या है, मान लो कि आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया है, ये पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया है, और आपसे बोला गया है कि इसमें से इस चीज का आंसर बताओ, तो आपको वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ही तो करनी है।
तो इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, एलिसिट करना, निकालना उसमें से। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहां पर लिख देता हूं मैं, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये होता है प्रिवेंट का मतलब। या टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, ठीक है, किसी पर्सन को कुछ करने से रोकना या किसी चीज को रोक देना। कंसील का मतलब होता है टू हाइड। ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर की वोकैब है, इसलिए जो है ज़्यादा इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। सब आपके पढ़े हुए और आसान शब्द ही हैं। किसी को मुश्किल लग सकते हैं अगर उसने ना पढ़े हो, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के वर्ड हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर देखिए मीनिंग के हिसाब से और कंटेक्स्ट के हिसाब से आना चाहिए कंसील्ड, कि आई एम एंगेज हेयर इन मीटिंग बाई फार द मोस्ट मैग्निफिसेंट रिबेलियन सिंस दैट ऑफ 1857, द ग्रेविटी एंड एक्सटेंट ऑफ विच वी हैव सो फार हाइड या कंसील्ड फ्रॉम द वर्ड फॉर रीजंस ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी, कि ऐसे रिबेलियन को अब मैंने देखा है जिसकी ग्रेविटी को, ग्रेविटी मतलब इंपॉर्टेंस को, हम पूरी दुनिया से सिक्योरिटी रीजन की वजह से छुपाते आए हैं, छुपा रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये हमारी पर्सनल सिक्योरिटी की दिक्कत है, कोई नहीं, लेकिन ये एक रिबेलियन है। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए क्या? कंसील्ड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 65 में कंसील्ड। ये मैं नीचे वाला हटा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। इसी तरह के पैराग्राफ सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, और उन बच्चों को परेशान करते हैं ये जिनको रीडिंग हैबिट नहीं होती, वो कंटेक्स्ट को नहीं समझ पाते, उस थीम को नहीं समझ पाते। ठीक है, स्टिल मोर सिग्निफिकेंट वाज चर्चिल्स ग्लूमी डिस्क्लोजर टू द किंग एम्परर दैट द आइडिया ऑफ पावर, ऑफ के बाद ब्लैंक है और ब्लैंक में इन चारों में से कुछ एक भरना है, ऑफ पावर हैड बिकम एन एडमिटेड इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश पार्टी लीडर्स। ट्रांसफर का मतलब आप जानते हैं, सीजियर, ग्रैबिंग, रिटेनमेंट। देखिए सीजियर, ग्रैबिंग और रिटेनमेंट तीनों के लगभग लगभग एक ही जैसे मीनिंग है। टू टेक और गेट होल्ड ऑफ समथिंग, या टू टेक और गेट पोजेशन ऑफ समथिंग। लिख देता हूं यहां पर, टू टेक और गेट, हालांकि तीनों के मीनिंग में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। सीज का मतलब अचानक से किसी चीज का होल्ड अपने हाथ में ले लेना, ग्रैब का मतलब किसी से छीन लेना, उस तरह से अपने होल्ड में ले लेना। तो मीनिंग में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मैनर डिफरेंस है, किसी चीज को अपने होल्ड में, अपने पोजेशन में लेने का तरीका डिफरेंस है। सीजियर अलग चीज को कहेंगे, ग्रैब अलग चीज को, लेकिन तीनों एक दूसरे के सिनोनियम भी हो जाएंगे किसी न किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। टू टेक और गेट होल्ड ऑफ समथिंग, ठीक है, समथिंग। रिटेन का मतलब भी वही होता है कि इस चीज को अपने पास मेंटेन करना, अपने पोजेशन में उस चीज को रखना। एक मीनिंग बचा जो अलग है, यही होना है। यहां पर क्या हुआ, पावर के ट्रांसफर की बात हो रही है कि ये जो चर्चिल्स ने किंग एम्परर को जो डिस्क्लोजर दिया उसमें उन्होंने बात की कि द आइडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर। ये ट्रांसफर ऑफ पावर का जो आइडिया है ये हमारे पार्टी लीडर, ब्रिटिश पार्टी लीडर्स के दिमाग में भी बैठ चुका है कि यार ट्रांसफर ऑफ पावर तो होना ही है, इंडियन अब मानेंगे नहीं। इतना प्रभाव पड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब था सीधे भारत छोड़ो, यहां से जाओ आप। ठीक है, 66 का हो जाना चाहिए फर्स्ट। उस कंटेक्स्ट को अगर आप समझ पा रहे हैं, देखिए मैं बार बार इसी चीज़ को कह रहा हूं ताकि आप अपने अंदर रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें। मैं या कोई भी टीचर आपको ऐसा कोई तरीका नहीं बता सकता जो 100% क्लोज टेस्ट को करवा दे। अगर आपको क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करना है तो उसका एक ही तरीका है, अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आज ही किताब को उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्लोज टेस्ट में 7-8 जो क्वेश्चन हैं
वो ग्रामर से आ जाएं, एक दो आपके कंटेक्स्ट से आ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लोज टेस्ट आपके साथ सामने अलग आ जाए जो कि पूरा का पूरा ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लोज टेस्ट आपके सामने ऐसा आ जाए जो पूरा का पूरा वोकैबुलरी पे बेस्ड आ जाए। लेकिन कुछ भी हो, आपकी ग्रामर इंप्रूव होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी भी सही होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको क्लोज टेस्ट करना है। तो पूरा का पूरा पैसेज वही बच्चा कर सकता था ये क्लोज टेस्ट जिसकी वोकैबुलरी अच्छी हो और जिसको पढ़ने की आदत हो। द आइडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर हैड बिकम एन एडमिटेड 66 में क्या बोला गया, अच्छे 66वां हो गया, 67वें में क्या बोला गया है, ठीक है। द आइडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर हैड बिकम एन एडमिटेड टैक्टिक्स, फैंटेसी, अकरेंस या इनएविटेबिलिटी। ठीक है, टैक्टिक्स का मतलब होता अ सीरीज ऑफ एक्शंस टू गेट अ शॉर्ट टर्म गोल, है ना। जैसे कोई मिलिट्री होती है, उसको किसी चेक पोस्ट पर पहुंचना है या कोई सीमा रेखा पार करनी है, तो वो उस शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए कुछ टैक्टिक्स बनाते हैं। वो क्या होते हैं, सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं, है ना। बहुत सारे एक्शंस की एक सीरीज होती है। आप वाली बटालियन यहाँ जाएगी, हमारी वाली बटालियन यहाँ जाएगी, हम यहाँ से फायर करेंगे, आप वहाँ से फायर करेंगे, इसके बाद हम 8 बजे तक ये करेंगे, 10 बजे तक हम वेट करेंगे, 11 बजे तक हम उनका टैंक उड़ा देंगे। ये क्या है, ये सीरीज ऑफ एक्शंस है किसी एक छोटे से गोल को, शॉर्ट टर्म गोल को, जो उनको 1-2 दिन में ही पाना है या 2-4 महीने में ही पाना है। उस शॉर्ट टर्म गोल को पाने के लिए, अचीव करने के लिए सीरीज ऑफ एक्शंस को टैक्टिक्स कह देते हैं। लिखवाने की जरूरत है क्या, लिखवा दूंगा, बस टाइम जाएगा आपका। फैंटेसी का मतलब क्या होता है, फैंटेसी का मतलब होता है एक प्लीजेंट थॉट अबाउट इम्पॉसिबल थिंग। किसी जो इस टाइम पे इम्पॉसिबल है, हो सकता है 5-10 साल बाद पॉसिबल हो जाए, उसके बारे में नहीं सोच रहे हम। लेकिन जिस समय हम सोच रहे हैं, हम किसी इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में सोच रहे हैं प्लीजेंट वे में। उस प्लीजेंट थॉट को जो किसी इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में है, हम फैंटेसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखवा दूँ मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। अ प्लीजेंट थॉट अबाउट समथिंग इम्पॉसिबल। जिस समय पर आप सोच रहे हैं उस समय पर वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपकी कोई फैंटेसी 2-4 साल बाद जाके पूरी हो जाए, लेकिन जिस समय पर आप सोच रहे हैं उस समय पर वो इम्पॉसिबल है और प्लीजेंट थॉट है ना, अच्छी है, मजा आ रहा है सोचने में, उसको कहते हैं फैंटेसी। इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनएविटेबिलिटी बना है इनएविटेबल से, इनएविटेबल। और इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, जिसको रोका ना जा सके। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। दैट इज सर्टेन, जिसका होना पक्का हो, उसको क्या कह देंगे, इनएविटेबल कह देंगे। ठीक है, इनएविटेबल का मतलब विच इज सर्टेन। और एक मीनिंग लिखवा दूं, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। अकरेंस का मतलब होता है कोई भी इवेंट या कोई भी सिचुएशन। अकर का मतलब क्या होता है, टू हैपन। अकर का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। तो जो घटित हो गया वो एक इवेंट हो गया। तो अकरेंस का मतलब हो गया वो इवेंट, वो जो घटित हुआ। ठीक है, इवेंट, एन इवेंट लिख देता हूं, या कोई सिचुएशन, उसको ही बोल देते हैं। तो यहां पर क्या आना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं चर्चिल किंग एम्परर से कि सर द आइडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर हैड बिकम एन एडमिटेड फैंटेसी, मतलब प्लीजेंट थॉट है क्या। ब्रिटिश पार्टी लीडर के लिए ये पावर ऑफ ट्रांसफर कोई प्लीजेंट थॉट है, नहीं। अकरेंस तो हम उसे कह देंगे जो इवेंट हो, कोई घटना हो, ये भी नहीं, यानी कुछ हो गया हो। टैक्टिक्स भी नहीं। इनएविटेबिलिटी एक ऐसी चीज हो गई है, एक ऐसा आइडिया हो गया है उनके दिमाग में कि जिसको अब रोका नहीं जा सका। मतलब ब्रिटिश पार्टी लीडर्स अब ये सोचने लगे हैं कि पावर ऑफ ट्रांसफर को अब रोका नहीं जा सकता, ये तो हो गई।
ये कहने की कोशिश की जा रही है। द आइडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर हैड बिकम एन एडमिटेड इनएविटेबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश पार्टी लीडर्स। ठीक है, यहां पर हो जाना चाहिए था थर्ड ऑप्शन, इनएविटेबिलिटी in the minds of British party leaders, although his public statements were diametrically opposite। मतलब चर्चिल ने एम्परर को तो ये लिखा, लेकिन उसके पब्लिक स्टेटमेंट्स कुछ और थे। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के विरोध में थे। डायमीटर्स आपको पता है ना क्या होते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट। ठीक है, 68 में देख लेते हैं। द क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश, इसको हटाना पड़ेगा, ये है हमारे 68वें क्वेश्चन के ऑप्शन। द क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश, वॉयलेंस क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया नहीं, क्विट इंडिया तो नॉन वॉयलेंट मूवमेंट थी। टैबूज, टैबूज का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? टैबूज का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसी बात जिसको सोशली प्रोहिबिट किया गया हो, बैन कर दिया गया हो। किस लिए? क्योंकि सोशल ऑफेंसिव होने की वजह से। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, टैबू एक अच्छा वर्ड है, आपको वैसे भी ये सुनने को मिल जाएगा आम बोलचाल की भाषा में, तो आपको पता होना चाहिए, और शायद आप में से कुछ बच्चों को पता भी हो। टैबूज का मतलब होता है, या टैबू का मतलब होता है अ सब्जेक्ट, ठीक है, इशू, आइडिया, etc, which is banned or prohibited। बैंड और प्रोहिबिटेड दोनों एक ही जैसे वर्ड है, सिमिलर सिनोनियम लिखवा दिया मैंने। ए सब्जेक्ट, इशू, आइडिया, etc विच इज बैंड और प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ बीइंग सोशली ऑफेंसिव। सोशली ऑफेंसिव, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूरी की पूरी सोसाइटी को ऑफेंड कर देती है। जैसे आप किसी भी गॉड के बारे में, चाहे हिंदूज के चाहे मुस्लिम के, किसी भी कम्युनिटी के किसी भी गॉड के बारे में आप कुछ गलत कह देते हो, ब्लास्फेमस एक्ट कर देते हो, ब्लास्फेमी कर देते हो, तो वो क्या होता है, वो सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को ऑफेंड कर देता है। तो वही बैन है, इसको क्या कहेंगे, टैबू कह सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैबू में आ सकती है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। बाकी टैबू है, इसको क्या टैबू कह सकते हैं? हाँ, ऐसा कह सकते हैं क्या कि द टैबू क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया? नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। वेंजेंस का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ गिविंग पनिशमेंट बिकॉज ऑफ हार्मिंग यू। ठीक है, देखिए डिफरेंस समझाता हूं। वेंजेंस का मतलब क्या हो सकता है? वेंजेंस, a feeling of giving someone punishment। ठीक, अब देखिए पनिशमेंट की फीलिंग देने की बात, या पनिशमेंट देनी है किसी को, ऐसी फीलिंग तो जज के दिमाग में भी आ सकती है, लेकिन जज जो दे रहा है किसी को पनिशमेंट, वो जस्टिस के लिए दे रहा है, जजमेंट के लिए दे रहा है। ठीक है, उसकी वो ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पर जो ये फीलिंग है किसी को पनिशमेंट देने की, ये है हार्म की वजह से, कि किसी ने मुझे नुकसान पहुँचा दिया, चाहे किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाया, अब मेरे दिमाग में फीलिंग आई है कि मैं उसको पनिश करूँगा। तो इस पनिशमेंट की फीलिंग को क्या कहते हैं? वेंजेंस। ए फीलिंग ऑफ गिविंग समवन पनिशमेंट बिकॉज ऑफ हार्मिंग यू। ठीक है, या इस एक्शन को भी वेंजेंस बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह के पनिशमेंट को भी क्या बोल देते हैं? द एक्शन ऑफ इट, द एक्शन ऑफ डैट लिख देता हूं मैं। इस एक्शन को भी, किसी को हमने पनिशमेंट दे दिया या देना है, तो इस एक्शन को भी हम क्या बोल देते हैं? वेंजेंस बोल देते हैं। तो वेंजेंस क्रिएट किया गया है क्या इससे?
क्विट इंडिया से नहीं, ये भी नहीं लग रहा मुझे। अनार्की यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि अनार्की का मतलब पता है क्या है? देखो अभी अभी अगर चारों के मतलब बता दूं ना मैं तुम्हें, तो एकदम अंदाजा लगा लोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कैप सही होनी चाहिए आपकी। अनार्की का मतलब है अ स्टेट ऑफ नो वर्केबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है या तो है ही नहीं, गवर्नमेंट ही एब्सेंट है किसी वजह से, ये जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रही, लोग उसकी सुन नहीं रहे, उसका डिपार्टमेंट ही उसकी नहीं सुन रहा, उसके कर्मचारी उसकी बात नहीं मान रहे, तो वर्केबल गवर्नमेंट नहीं है। उस स्टेट को भी क्या कहा जाता है? अनार्की कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये सिचुएशन जो है क्विट इंडिया ने बना दी। द अनार्की क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश। अनार्की मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। वो जो अनार्की, वो जो एक ऐसी स्टेट क्विट इंडिया ने बना दी कि उसके लोग उसकी सुन ही नहीं रहे, उसका जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो फॉलो ही नहीं किया जा रहा, उसकी गवर्नमेंट की बात मानी नहीं जा रही, वो लॉ निकाल रहे हैं, वो रूल, वो ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं अपने अधिकारियों से, वो मान ही नहीं रहे, लोग भी नहीं मान रहे। वो जो अनार्की क्रिएट कर दी है क्विट इंडिया ने, उसने यहाँ पर इसको इतने को हटाता हूँ बस, ठीक है। द अनार्की क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश, ये हो गया 69। इमेजिन, प्रिटेंड, रियलाइज या नेक्सियस। रियलाइज आएगा, देखो रियलाइज क्यों आना है इसका? रियलाइज का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, ठीक है। तो वहां पर जो सिचुएशन है, जो क्विट इंडिया ने वो जो अनार्की बना दी, उसने ब्रिटिश को सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के लिए फोर्स कर दिया, रियलाइज कर लिया उन्होंने, that they could no longer keep India in। प्रिटेंड और एनेक्सेस, इमेजिन का तो अलग ही मीनिंग था। इमेजिन का मतलब आप जानते हैं क्या है ना? टू थिंक क्रिएटिवली। आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं तो आप क्रिएटिवली थिंक कर रहे हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ आप सोच रहे हैं। प्रिटेंड का मतलब है टू बिहेव एज इफ समथिंग इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट। इस तरह से बिहेव करना कि जैसे कोई चीज़ सही है जबकि वो सही ना हो, दिखावा करना एक तरीके से। अनेक्सेस तो एडजेक्टिव है, अनेक्सेस का मतलब है वरीड या नर्वस, ठीक है। तो द वेंजेंस क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश अनेक्शियस या रियलाइज। देखो अनेक्शियस अगर आप यहाँ पर लिख दोगे तो इसका मतलब आपने यहाँ पर एडजेक्टिव लगा दिया। अब ये जो क्लोज आपने लगाई है, ये आप इससे क्या मतलब किस तरह से जोड़ोगे? अगर आप यहाँ पर वर्ब लिख देते हैं तो वर्ब आपकी रियलाइज ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसका ऑब्जेक्ट इस क्लोज को बना दोगे, ठीक है। रियलाइज दैट, यानी कि ब्रिटिश इसको रियलाइज कराया उस अनार्की ने, दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप इंडिया इन। अब देखो आगे क्या होना चाहिए इसमें, कीप इंडिया इन, यहां तो मैंने लिख दिया रियलाइज। 69 हो गया, 70 देख लेते हैं। भाई क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप इंडिया इन पावर। इंडिया तो पावर में थी नहीं, ब्रिटिशर्स थे पावर में, तो ये तो है ही। एग्जाइल का मतलब भी नहीं होगा, एग्जाइल का मतलब आउट ऑफ स्टेट, एग्जाइल का मतलब हो गया आउट ऑफ कंट्री, स्टेट इन विच यू और समवन इज इन आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। देश से निकाल देना किसी को, एडजेक्टिव है ये भी नहीं हो सकता। सस्पेंस का मतलब हो गया फीलिंग ऑफ एक्साइटेडली अनसर्टेन। आप किसी चीज के बारे में एक्साइटमेंट के साथ साथ अनसर्टेन भी है, एक्साइटेडली अनसर्टेन है, तो आप कह देंगे कि सस्पेंस में है। जैसे मूवी में सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है क्योंकि आपको एक्साइटमेंट के साथ साथ अनसर्टेनिटी भी दी जाती है, आपको नहीं पता यार क्या होने वाला है और आप एक्साइटेड भी हैं, तो आप कह देंगे आप सस्पेंस में हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप उन्होंने इंडिया को सस्पेंस में रखा होता। बॉन्डेज का मतलब स्टेट ऑफ नॉट बीइंग फ्री, ठीक है, स्वतंत्र ना होना, उसको क्या कहते हैं, बॉन्डेज। देखिए पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है फिर से बता देता हूँ, आपकी रीडिंग स्किल्स चेक की गई है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल चेक की गई है, आपकी वोकैबुलरी चेक की गई है।
तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मैं एनसीईआरटी बता चुका हूँ, आपके पास जो भी किताब अवेलेबल हो इंग्लिश में लिखी हुई, आप उनको पढ़ना शुरू कीजिए। 2-4 महीने में आपकी जो है स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी और वोकैबुलरी को भी पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।